चिल्ड्रन वी आर स्टडिंग थर्मोडायनेमिक्स और आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले हम लेते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ क्या होता है? देखिए, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ तो आपने सुना होगा, पहली बार जीरोथ लॉ है और ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को बताता है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर तो इसमें काउंटिंग जीरो से स्टार्ट की है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉ होते हैं। और ये क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? देखिए, अगर हम इसको स्टेटमेंट कहें, सपोज एक डायग्राम बना करके समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम्स का एक अरेंजमेंट है जिसमें हम दो सिस्टम यहां से ले रहे हैं। एक वॉल्व ये ले लीजिए और एक वॉल्व इसमें ये ले लीजिए बच्चों। ये सिस्टम मान लीजिए है ए और ये सिस्टम कौन सा है? बी है। और ए और बी के बीच में वॉल जो होती है उसे कहते हैं एडियाबैटिक वॉल, और ये जो वॉल होती है इसे कहते हैं डायथर्मिक वॉल। तो देखिए क्या कहता है इसका सिस्टम। अगर ए और बी दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर आपस में किससे सेपरेटेड है? एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड है, तो सिस्टम ए और बी अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हैं और अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, then necessarily system A and B will also be in thermal equilibrium. So it states that if the two systems, thermodynamic systems A and B, are separately in thermal equilibrium with a system C, third system C, then A and B necessarily will be in thermal equilibrium. और वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो थर्मल इक्विलिब्रियम को मेजर करती है? दैट इज नोन एज टेम्परेचर। तो यानी कि अगर ए सिस्टम और बी सिस्टम का सी के इक्वल टेम्परेचर है, ए का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के इक्वल है, बी का टेम्परेचर भी है, तो ए और बी का टेम्परेचर भी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट हो गया बच्चों, इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम्स, कौन कौन से टू सिस्टम्स? ए एंड बी, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सी, देन नेसेसरीली द सिस्टम ए एंड बी are also in thermal equilibrium. In which equilibrium? Thermal equilibrium. बात समझ आ गई बच्चों? तो देखिए इसमें हीट का ट्रांसफर ये हो सकता है ए से बी में, और यहां से देखिए ये यहां से डायथर्मिक वॉल होता है विच ट्रांसफर्स हीट। देखिए दो तरह की वॉल है। एक वॉल लिया हमने एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल का मतलब है अ वॉल विच डू नॉट परमिट heat to transfer through it. ये हीट को ट्रांसफर नहीं करती है, सॉरी, विच डू नॉट ट्रांसफर हीट थ्रू इट। तो ये क्या है? एडियाबैटिक वॉल है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम्स ए एंड बी। लेकिन ये जो डायथर्मिक वॉल है जिसको हम कहते हैं डायथर्मिक वॉल किसे कहते हैं? विच अलाउज हीट टू pass through it। इसमें से हीट पास हो जाएगी, ठीक है। ए में से सी में हीट पास हो सकती है डायथर्मा, बी में से सी में हीट पास हो सकती है। और अगर ए और सी और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएं तो नेसेसरली ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि ए और सी का टेम्परेचर सेम हो जाए, बी और सी का टेम्परेचर सेम हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में ए और बी का टेम्परेचर भी कैसा होगा? सेम होगा।
मान लीजिए इसमें अलग टेम्परेचर का सिस्टम है, इसमें अलग टेम्परेचर है, इसमें अलग टेम्परेचर है. आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ A and B will become equal, and which is same as that of temperature of C. So there may be exchange of heat between this diathermic wall, between A and C, between B and C, or necessarily systems A and B will also be in thermal equilibrium, and it gives that concept of temperature, which physical quantity used to measure the thermal equilibrium, that is called temperature. तो बच्चों ये कहलाता है आपका zeroth law of thermodynamics. ये तो हो गया zeroth law of thermodynamics. Now we come to next, that is first law of thermodynamics. We come to first law of thermodynamics. क्या होता है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बेसिकली इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. वैसे नंबर्स का सेकंड हो गया बच्चों. इट स्टेट्स दैट heat added to a system is equal to sum of change in internal energy of the system, internal energy of the system, and work done by the system. Work done by the system against surroundings. देखिए बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताएगा. अगर हम ये कोई सिस्टम मान लेते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम सिंपलेस्ट सिस्टम है जिसमें एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होगा और इस सिलेंडर कंटेनर में एक कोई फ्रिक्शनलेस पिस्टन लेंगे और इसका मान लीजिए बेस इसमें यहाँ से कंडक्टिंग है और साइड्स वॉल्स नॉन कंडक्टिंग है और यहाँ से अगर हीट सप्लाई होती है मान लीजिए dQ, सपोज dQ इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू दिस सिस्टम. इसके अंदर कोई भी गैस भरी है, 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी आप ले सकते हैं. तो देखिए ये हीट क्या क्या काम करेगी. पहला काम तो ये करेगी कि इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी. इट विल राइज द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम. एंड सेकंड फंक्शन ये होगा कि ड्यू टू दिस हीट सप्लाइड दिस पिस्टन स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स. सो ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस सम वर्क इज डन बाय दिस गैस. So this gas will perform work against the surrounding by applying a force on this piston and which is moving in the upward direction. So this heat supply is used up in two ways. First to change the internal energy and second to perform work on this system. और conservation of energy के according dQ किसके इक्वल हो गया है? अगर du देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ से ले लेते हैं, if dQ is amount of heat supplied or du is change in internal energy of the system, and third dw is work performed or done by the system. Then बताइए dq किसके इक्वल होना चाहिए? du प्लस dw. भाई ये जो dq हीट सप्लाइड थी इसने दो काम किए. एक तो इंटरनल एनर्जी को चेंज किया. इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का. भाई हीट सप्लाई होगी तो क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा. और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, चेंज होगा. और दूसरा क्या हुआ? वर्क परफॉर्म किया. तो dq इज द हीट सप्लाई विद द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम. सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इतनी हमने सप्लाई की. एक पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूटिलाइज हुआ, रिमेनिंग पार्ट इसका वर्क परफॉर्म कर रहा है. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से dq इक्वल टू du प्लस dw. ये हो गया बच्चों. अब dw आपने पढ़ा है. बताइए ऐसे केस में dw का फॉर्मूला कितना है? बट dw इज इक्वल टू, ये हम पढ़ गए, इसे pdv कहते हैं बच्चों. ठीक है, तो बताइए dq कितना हो जाएगा? dq इज इक्वल टू du प्लस pdv. ये भी लिख सकते हो. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसको हमने पीडीवी की फॉर्म में रख दिया. ये फॉर्मूला बन जाएगा. और अगर डेल्टा मान के चलते हो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ये भी आप ले सकते हैं. तो डेल्टा क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड. व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड दिस इज द स्मॉल वर्क डन. तो ये भी आप लिख सकते हैं. आइदर यू कैन राइट दिस इक्वेशन नंबर 3, दिस इक्वेशन नंबर 4. ये लॉ और ये लॉ दोनों सेम है. आप इस फॉर्म में लिखिए या इस फॉर्म में. ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया.
अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या लेते हैं बच्चों, इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हैं, साइन कन्वेंशन। अब देखिए साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा। साइन कन्वेंशन ये है कि हमारे पास यहां पर ये तो एक पर्टिकुलर केस लिया आपने जिसमें हीट सप्लाइड टू द सिस्टम है। अगर हीट सप्लाइड सिस्टम में देखिए पहला हो जाएगा इफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम देन dq विल बी पॉजिटिव। ऐसे केस में dq क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो dq को क्या लेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे। और अगर हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, बट इफ हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, अगर हम टेक करेंगे देन dq इज इक्वल टू नेगेटिव, देन dq इज इक्वल टू नेगेटिव। अगर हीट सिस्टम से ले रहे हैं तो dq कैसा आएगा, नेगेटिव, और दे रहे हैं तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आ गया। तो सीधी सी बात है, अगर हम यहां से हीट सप्लाई कर रहे हैं तो dq पॉजिटिव है, और अगर हीट यहां से एमर्ज आउट हो रही है, पिस्टन को नीचे कंप्रेस कर दीजिए, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, वो नीचे इसमें बेस से के थ्रू क्या करेगा, सराउंडिंग्स में रिजेक्ट होगी, तो वो हम dq कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो दो ऑप्शन हो गए। सेकेंड केस में अगर हम dw की बात करते हैं, इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, internal energy of the system increases, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है देन du इज इक्वल टू पॉजिटिव, du इज इक्वल टू पॉजिटिव। और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस then du is equal to negative, because internal energy is the function of temperature. When the temperature of the system increases, the internal energy increases. When the system the temperature decreases, the internal energy will also decrease. ये decrease करेगी बच्चों। So internal energy is the function of temperature. Temperature का function होता है। ये दो केस हो गए। तो जब हम हीट सप्लाई करेंगे dq पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, du भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हीट सप्लाइड में dq पॉजिटिव है, du पॉजिटिव है, और dw भी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, बिकॉज वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम ऑन दिस पिस्टन टू मूव इट अप, ये वर्क करेगा। तो तीसरे केस में हम वर्क का भी साइन कन्वेंशन बता देते हैं, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, किस पर, अगेंस्ट सराउंडिंग्स, देन बताइए dw क्या लोगे, पॉजिटिव। एंड व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन dw क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। dw के भी दो पॉसिबिलिटी है। और पॉजिटिव कब होगा, व्हेन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम वर्क करेगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सिस्टम कब वर्क करेगा, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस। यहां से आपने हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करने के बाद में कुछ तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। गैस एक्सपेंड करेगी तो एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, किस प्रेशर, अगर P प्रेशर है तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, F इज इक्वल टू P इंटू ए क्या हो जाएगा इसका बेस एरिया। और जब इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो पिस्टन विल मूव अपवर्ड्स, और जब पिस्टन ऊपर जाएगा देन सम वर्क इज टू बी डन इन दिस प्रोसेस बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम मींस बाय द गैस। अगर गैस हमने भरी है इसमें तो बाय द गैस हो जाएगा, ये इसके ऊपर वर्क परफॉर्म करेगी ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो जब गैस एक्सपेंड करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगा पिस्टन, तो यहाँ dw पॉजिटिव होगा। और एक केस और भी आप ले सकते हैं, अगर हम यहां से कंप्रेस करें तो कंप्रेस ऑटोमेटिकली नहीं होगा, पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ द गैस। Gas may expand automatically when you supply the heat, but gas will not be compressed at its own. अपने आप गैस कंप्रेस नहीं होगी. We would have to compress the gas by applying a force on this piston in downward direction. तो अगर हमें इसको कंप्रेस करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इसमें, और जब हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर से, अंडर दैट कंडीशन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऐसे केस में वर्क किसके ऊपर होगा, सिस्टम के ऊपर वर्क होगा, और जब गैस एक्सपेंड करती है देन ऑटोमेटिकली वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो दो फंक्शन हो गए, वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो जब हम कंप्रेस करेंगे इसको, हम कंप्रेस करेंगे गैस, पिस्टन को नीचे की तरफ लाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, वर्क नेगेटिव होगा। और ऐसा करने पर क्या होगा कि यहां पर
जो जब इसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने से जो इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो कितना होगा, वो आपका du होगा, और वर्क डन कितना होगा, dw होगा। तो जो इसमें हीट रिजेक्टेड होगी, इसमें तो पहले में हीट एडिड था, द हीट विल रिजेक्टेड टू द सिस्टम, टू द सराउंडिंग्स फ्रॉम द सिस्टम, दैट विल बी dq. So dq is equal to du plus dw. This is the first law of thermodynamics, and when it is positive and when it is negative. So dq कब पॉजिटिव होगा, when heat is supplied to the system. कब नेगेटिव होगा, when heat is taken from the system. आप ये बताइए कि dw कब पॉजिटिव होगा, when work is done by the system. कब नेगेटिव होगा, when work is done on the system. और ऐसे ही बच्चों इसमें इंटरनल एनर्जी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, तो du विल बी पॉजिटिव, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ऐसे केस में इंटरनल एनर्जी विल बिकम नेगेटिव. तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ एप्लीकेशंस लेते हैं बच्चों. एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, देखिए समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एप्लीकेशंस ऑफ, now we come to applications of first law of thermodynamics. applications of first law of thermodynamics. देखिए सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, if we take isothermal process, isothermal process कौन सा होता है, हम जानते हैं isothermal process को. इट इज ए प्रोसेस विच अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये प्रोसेस किस पर होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है सो du विल बी इज इक्वल टू 0. देयर इज नो चेंज इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी में चेंज कब होता है, व्हेन देयर इज ए चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, देन द इंटरनल एनर्जी विल आल्सो चेंज. सो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. और जब आपने आइसोथर्मल सिस्टम लिया है तो कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं है, और जब टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो du की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो बताइए इसमें dq कितना हो जाएगा बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. dq इज इक्वल टू du प्लस dw, और du 0 हो गए तो dq किसके इक्वल हो जाएगा, dw के इक्वल हो जाएगा. मींस हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज यूज्ड अप टू परफॉर्म द वर्क. जितने भी हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी. दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. सो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, जो सिस्टम को हम हीट सप्लाई करेंगे विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम. वर्क डन बाय द सिस्टम. सिस्टम जितना वर्क करेगा उसके इक्वल हो जाएगा. तो पहला ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ठीक है. पूरी की पूरी हीट यूटिलाइज हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी. दूसरा केस सेकंड आप इसमें लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस. अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस आप जानते हैं व्हिच अकर्स एट व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. सो नो एक्सचेंज ऑफ हीट किसके बीच में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज ना हो तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं. और बताइए हीट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, dq से. इट मींस dq मस्ट बी इक्वल टू 0. dq 0 हो जाए, कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, और अगर dq 0 हो जाए तो बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहेगा, du प्लस dw, और 0 इज इक्वल टू du प्लस dw, और du किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस dw. देखिए du माइनस dw हो जाएगा. अब जरा यहां से बहुत अच्छा कंक्लूजन निकालते हैं. बताइए जब हम गैस एक्सपेंड करती है, व्हेन गैस एक्सपेंड्स, बताइए एक्सपेंशन में क्या होता है, तो dw क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं. वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन जब एक्सपेंड करेगी, और जब dw पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस टाइम से dw पॉजिटिव है तो बताइए कितना हो जाएगा, दैट इज dw विल बी नेगेटिव. और इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होने का क्या मतलब होगा, टेम्परेचर, फॉल ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज इंटरनल एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को करता है. इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा. तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो गई, नेगेटिव का मतलब कैसे होगी, कम हो गई, डिक्रीज कर गई. तो ऐसे केस में क्या हुआ, चेंज इन एनर्जी हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज. नेगेटिव मींस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है. तो फाइनल इनिशियल से क्या होगी, कम हो गई. तो क्या होगा बच्चों, फॉल ऑफ टेम्परेचर. और सेकंड केस इसमें लेते हैं,
Second case, when gas is compressed, then dW is equal to कैसा होगा नेगेटिव. देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ऑन द सिस्टम करेंगे तो उस वर्क को क्या कहा आपने नेगेटिव. और अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रखी हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो dW क्या आएगा पॉजिटिव. और पॉजिटिव मींस क्या होगा राइज ऑफ टेम्परेचर. राइज ऑफ टेम्परेचर. अब देखिए दो फिनोमिनन यहां से एक्सप्लेन करते हैं. कौन सा फिनोमिनन एक्सप्लेन करते हैं. ये आपने कोई भी सिस्टम लिया और इस सिस्टम में ये हमने पिस्टन ले लिया और ये पिस्टन इस तरीके से, इसके अंदर हमने गैस भर ली. कोई आइडियल गैस 1 मोल 2 मोल्स 3 मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स. और अगर बच्चों इसमें हम क्या करते हैं dq जीरो है, देयर इज नो हीट एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ये सब एडियाबैटिक है, सब एडियाबैटिक कर दिया आपने. ये भी नॉन कंडक्टिंग ऐसे कर दिया है. ठीक है. और ये जो मूवेबल पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस और परफेक्ट फ्रिक्शनलेस का ये मूवेबल है इसमें इनसाइड दिस सिलेंडर. सो व्हेन दिस गैस एक्सपेंड्स, एक्सपेंड का मतलब हुआ कि जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो जब गैस एक्सपेंड करती है तो बताइए इसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आता है. हम जानते थे इसका टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज करता है. और जब गैस कंप्रेस होती है तो इसका टेम्परेचर क्या होता है बढ़ता है. साइकिल का पंप बहुत अच्छा एग्जांपल है इस सिस्टम का. जब साइकिल के पंप को आप ऊपर से नीचे प्रेस करते हैं और नीचे अगर वो जिसमें से हवा जाती है टायर में अगर उसको बंद कर दिया जाए तो ऊपर से आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है टू कंप्रेस द गैस. देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. और जब नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाता है अंदर तो जैसे आप ऊपर से फोर्स हटाते हैं ऑटोमेटिकली दिस पिस्टन मूव्स अप. देन गैस द वर्क इज डन बाय द गैस. एयर से फिर वर्क होता है तो उसमें एयर रहती है इसलिए एयर के ऊपर वर्क होता है कंप्रेस करने में. और जब वो ऊपर आता है एयर में जब फोर्स ज्यादा लगता है और उसके अंदर एयर कंप्रेस हो जाती है तो जो कंप्रेस्ड एयर है जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं द पिस्टन मूव्स अपवर्ड. तो ऐसे केस में बच्चों जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है और गैस एक्सपेंड करती है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है. हाउ कैन वी जस्टिफाई इट बाय दिस रिलेशन. ये रिलेशन कि जब हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे व्हेन गैस एक्सपेंड्स, ऐसे केस में dW क्या होता है पॉजिटिव होता है बिकॉज वर्क इज डन बाय द गैस बाय द सिस्टम. और dW यहां से कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा. और dW का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम्स नेगेटिव. नेगेटिव मींस इट डिक्रीजेस. डिक्रीज मींस फॉल ऑफ टेम्परेचर. सो व्हेन गैस एक्सपेंड्स द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस. ठीक है. ये पॉइंट यहां से क्लियर हुआ. दूसरा पॉइंट देखिए व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, ये तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करेगी. कंप्रेस का मतलब वी हैव टू कंप्रेस, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द सिस्टम. सो वर्क इज डन फ्रॉम आउटसाइड ऑन द सिस्टम एंड under that condition dW will be negative. And when dW is negative then du will become positive. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और पॉजिटिव का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है. पॉजिटिव का मतलब वो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी पॉजिटिव है. तो यानी कि इनिशियल से फाइनल ज्यादा है यानी कि एनर्जी में क्या हुआ इंक्रीज हुआ. और एनर्जी में इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ टेम्परेचर विल इंक्रीज. सो जब गैस को कंप्रेस करते हैं एडियाबैटिकली तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है. तो ड्यूरिंग कंप्रेशन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस एंड ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस. और इट इज द एप्लीकेशन ऑफ, किसका एप्लीकेशन है बच्चों ऑफ विच दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है. तीसरा एक और एप्लीकेशन बताते हैं. थर्ड एप्लीकेशन में अगर आइसोकोरिक प्रोसेस ले लें, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक को हम आइसोवॉल्यूमिक भी कहते हैं. किस पर अगर होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है देन dV इज इक्वल टू 0. व्हाट इज dV? dV सॉरी हाँ P, ये बच्चों dV 0 हो गया, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया. dV is the change in volume. और वर्क किसके इक्वल है. सो dW is equal to P dV is equal to 0. देखो 0 हो जाएगा कि नहीं. तो एस कांस्टेंट वॉल्यूम dV की वैल्यू 0 होगी, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया. dV स्टैंड्स फॉर चेंज इन वॉल्यूम और dW P dV होता है. दैट्स व्हाई dW विल बी 0. और जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में dW 0 हो जाएगा देन dQ इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा du हो जाएगा. du हो जाएगा. And what does it represent? It represents that the heat supplied to a system is used to change its internal energy. तो अगर dq पॉजिटिव है तो du भी कैसा होगा पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव का मतलब हीट सप्लाई करोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा. आपसे पूछा जाए कि जब आप गैस को हीट सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, कि आप कहेंगे गैस का टेम्परेचर बढ़ता है. व्हाई इट इंक्रीजेस? ड्यू टू दिस रीजन बिकॉज हीट सप्लाइड dq इज इक्वल टू du. इफ dq इज पॉजिटिव देन du विल बी पॉजिटिव और du पॉजिटिव मींस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी व्हिच रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो हीट एडेड टू अ सिस्टम इज यूज्ड अप टू इंक्रीज द टेम्परेचर. पहली बात समझ आई. दूसरा पॉइंट, when heat is absorbed from the system, heat is taken out of the system. Under that condition dq will become negative, so du will also become negative.
और जब du नेगेटिव हो जाएगा देन देयर इज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, देयर इज फॉल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का फॉल होगा। तो बच्चों हीट अगर सप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम को तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और जब सिस्टम से हीट लेते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ये फिनोमिनन यहां से आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ आया? जब dq को हमने क्या बताया, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली du भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का क्या क्या मीनिंग हुआ बच्चों, इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम द टेम्परेचर विल इंक्रीज, एंड व्हेन हीट इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, टेकन फ्रॉम द सिस्टम, then du will become negative and the temperature of the gas falls, temperature decreases. So बच्चों this is another application of first law of thermodynamics। एक और इसका एप्लीकेशन है बच्चों जिसको मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं, रिलेशन बिटवीन Cp and Cv, the relation between two principal specific heats of a gas, and we'll discuss it on the next time।